डीसी की सबसे रोचक कहानी का अहम सवाल विलेंस का क्या हुआ जब हीरो सब हार गए और दुनिया तबाह होने लगी। रेडहुड और डेथस्ट्रोक की लीडरशिप में डीसी के मेन विलेन और एंटी हीरो सब मिलकर बिना किसी रहम के सबको मारते गए ताकि वो बचे हुए जीवित को बचा सके। अनकिलेबल इशू 1। एक मोटरसाइकिल धीरे होकर रुकी। उस पर सवार डेथस्ट्रोक ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखा और सोच रहा था कि वो केंचुकी को पसंद नहीं करता, लेकिन 90 लाख रुपया बहुत बड़ी होती है। कुछ लोग चर्च को जलाने का सोच रहे थे और ये किसी को पसंद नहीं था। बाइक से उतरकर उसने अपना तलवार निकाला और चुपचाप बिना आवाज किए सामने वाले दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजे की घंटी बजाई। ये पहला दिन है जब खतरनाक वायरस को इस दुनिया में भेजा गया। 3 मंजिला बिल्डिंग पे एक खिड़की टूटी और एक आदमी वहां से कूद गया। उसके पैर टूट गए, फिर भी वो दौड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी डेथस्ट्रोक ने अपनी पिस्तौल निकाली और एक ही गोली में उसे मार दिया। इतने में उसके पीछे वाला दरवाजा खुला और लोग वहां से भाग रहे थे। इतने में डेथस्ट्रोक ने अपनी तलवार निकाली और उससे उसने लोगों को काटने लगा और कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो लोग उससे नहीं भाग रहे हैं। जैसे ही वो घर की ओर घुमा, उसे कुछ गुर्राने की आवाज़ आई और देखा तो कुछ ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ भाग के आ रहे थे। तब वो भी बहुत तेज़ी से उनकी तरफ भागा और उसकी तलवार उन सबको काटते हुए और दूसरी हाथ से वो अपनी पिस्तौल से भी ज़ॉम्बीज़ को बड़ी बेरहमी से मारता गया। इतने में ही उसने सोचा कि जिसने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसमें कुछ ऐसा नहीं बताया गया था, तो क्यों ना उससे फिर से तोलमोल किया जाए। ये सोचकर उसने फ़ोन निकाला ताकि वो उसको कॉल कर सके जिसने उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसके फ़ोन के स्क्रीन पे कुछ लाल रंग जैसा चमक रहा था और अचानक उसके दिमाग में कुछ होने लगा। वो अपने घुटनों पे गिर गया और चिल्लाने लगा और अपना सर नोचने लगा। ये वो खतरनाक वायरस का असर था। जो कोई एक बार उस वायरस को किसी स्क्रीन पे देख लेता था, फिर उस वायरस के असर को कोई नहीं रोक सकता था। वो चिल्लाने लगा और चिल्लाकर बोलने लगा कि वो उसके चेहरे पे है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा होने लगा। ये अंधेरा कुछ देर बाद लाल-लाल होने लगा। इतने में उसने अपने हाथों को देखा। एक आदमी के गले को उसने अपने हाथों से पकड़ रखा था और वो आदमी अपनी ज़िंदगी की भीख माँग रहा था। थोड़ी देर बाद स्लेट नॉर्मल हो गया और फिर उसने अपने चारों तरफ की तबाही को देखा। सब शहर पे हमला कर रहे थे। गॉथम शहर, वेन मैनर, खतरनाक वायरस का दूसरा दिन। जेसन टॉड बैटकेव में एल्फ्रेड ब्रूस चिल्लाते हुए जा रहा था कि तभी उसने नीचे देखा तो खून बह रहा था। यह देखकर वो रुक गया और बोला, अरे नहीं। तभी उसे ब्रूस वेन, डिक ग्रेसन और टिम ग्रेट की लाश वहीं फर्श पे मिली। उसने धीरे से अपने आप से कहा, मुझे लगा तुम लोग तो। तभी वहाँ जोर से गुर्राने की आवाज़ आई और उसने अपनी पिस्तौल निकाली और पीछे मुड़ा। उसने देखा कि वहाँ बैड डॉग एस गुर्रा रहा था। रोते हुए उसने एस को गले लगा लिया और बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं इनको ऐसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। और तब वो ऊपर से सामान लाता है और उन सबको वहाँ पे दफना देता है। उसके बाद उसे बैटमोबाइल देखी। वो कार की तरफ बढ़ते हुए, उसने कभी मुझे अपना कार चलाने नहीं दी। उसने कार में बैठते बोला कि मुझे बैट फैमिली के सारे आदमी की लोकेशन दिखाओ, मुझे छोड़कर। कार के स्क्रीन पर 8 मेंबर्स की लोकेशन दिखी, उसी शहर में। उसने फिर बोला कि कितने लोग अभी जिंदा हैं, मुझे ये दिखाओ। इस पर कार से आवाज़ आई, 2। एस बाहर बैठा ये सब देख रहा था। जेसन कार से निकलकर, क्या तुम्हें नहीं आना? इतने में एस दौड़ता हुआ आया और उसके बगल वाली सीट पे बैठ गया। जेसन ने उसे प्यार से सहलाया और फिर बैटमोबाइल से वो केव से बाहर चला गया और वहीं केव में बैटमैन का कब्र। गौतम, खतरनाक वायरस की दूसरी रात। रोज विल्सन, स्लेड विल्सन की बेटी, अपनी अपार्टमेंट में बैठी रहती है। उसके पास 2 पिस्तौल और एक रेडियो रखा हुआ है। उससे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। फिर अचानक से रेडियो से उसके पापा की आवाज़ सुनाई देती है, रोज, अब चलने का समय हो गया। लेकिन रोज उनको मना कर देती है। रोज भविष्य देख सकती है और वो देखती है कि वो अगर दरवाजे से बाहर जाएगी तो वो लोग उससे पक्का मार देंगे। तब स्लेड रोज को बोलता है कि तुम खिड़की से छत की तरफ जाओ और अपने साथ जितने हथियार ले सकती हो ले आओ और किसी भी स्क्रीन की तरफ मत देखना। रोज़ अपने पापा को रोकती है और कहती है, आप चाहते हैं कि हम छत पे फंस जाएं? तो उस पर उसके पापा उसको बताते हैं कि वो नहीं फंसेगी, वो बस वैसा करे जैसा कहा जा रहा है। थोड़ी देर बाद रोज़ अपने हथियार के साथ छत पर आती है और वो पूछती है, अब क्या? तभी एक सीढ़ी गिरती है और आवाज़ आती है, ऊपर चढ़ो। स्लेड वहीं हेलीकॉप्टर में रहता है और उससे कुछ आते दिखता है। तब वो मना करता है कि मत चढ़ो मत चढ़ो। और इतने में मैन बैट उड़ता हुआ आता है और खिड़की तोड़ते हुए स्लेड पे हमला करता है। स्लेड अपने हाथ को ऊपर करके उसे रोकता है और दूसरे हाथ से अपनी पिस्तौल लेता है और उसकी सारी गोली खाली कर देता है। रोज छत पे से ये सब देखती रहती है। हेलीकॉप्टर अब कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसी छत पे उसके सामने गिरता है और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। स्लेड खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है। रोज चिल्लाती है और बोलती है, पापा मुझे माफ़ कर देना। और वो अपना तलवार निकालती है और उसे अपने पापा में घुसा देती है। इस पर स्लेड, धत तेरे की। रोज ये सुनकर ज़ॉम्बी जैसी आवाज़ें निकालते। तब स्लेड उसको रुकने बोलता है और कहता है कि वो ये तलवार बाहर निकाल सकती है। उसके बाद स्लेड फिर रोज को समझाता है कि ये सब ज़ॉम्बीज़ नहीं है और उसकी हीलिंग शक्ति इसे ख़त्म कर देती है, ये जो भी है। इतने में एक आवाज़ आती है, वो सही था तुम्हारे बारे में।
और ये दोनों अपनी बंदूक ताने हुए घूमते हैं। वहीं हेलीकॉप्टर के शीशे के अंदर से मिरर मास्टर उसकी तरफ देखता है और कहता है, गोली मत चलाना, यह शगुन होगा। और फिर वो तुरंत कहता है कि वेंडल सैवेज ने उसको भेजा है ताकि वो स्लेड और उसकी बेटी को सुरक्षित जगह पर पहुंचा सके। मिरर मास्टर उनको चश्मा देता है जो उनको वायरस को स्क्रीन पर देखने से बचाएगा। फिर वो लोग मिरर डायमेंशन से होते हुए जाते रहते हैं। उसमें मिरर मास्टर उनको बताता है कि पूरी दुनिया का हाल है। और फिर वो किसी दूसरी जगह पहुंचते हैं जहाँ वेंडल सैवेज उनका इंतजार करते रहता है। वो लोग किसी अनजान से आइलैंड पर रहते हैं। वहीं उनके अलावा और भी कुछ लोग रहते हैं। वेंडल उनसे मिलाता है जिसमें रहते हैं सोलोमन ग्रंडी, द क्रीपर, चीता, कैप्टन कोल्ड, लेडी शिवा, बेन और डेथस्ट्रोक, और बताता है कि इन सब को चुनकर यहाँ लाया गया है। वही रात गॉथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट, बैटगर्ल, गॉर्डन और बुलॉक ग्रसित से लड़ते रहते हैं, जिस पर गॉर्डन बोलता है कि हमें जेल में बंद हो जाना चाहिए, जिससे समय मिलेगा और तब तक बैटमैन आ जाएगा। इस पर उसका साथी बताता है कि एक ही बैट उनके लिए आएगा और वहीं लड़ रही है। इतने में एक ज़ॉम्बी उन पर हमला करता है और गॉर्डन उसे मार देता है। उसके बाद बुलॉक भी बदलने लगता है और वो जिम को बोलता है कि वो उसे मार दे, और तब बैटगर्ल उसे मार देती है। इतने में अचानक दीवार टूटता है और बैटमोबाइल अंदर आता है और गोली से बाकी के ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। जिम चौंकते हुए, बैटमैन? तभी गाड़ी से रेड हुड निकलता और कहता है, नहीं, बैटमैन नहीं, और उनको बोलता है कि जल्दी से गाड़ी में बैठो। और उसके बाद वो जल्दी से वहाँ से जाने लगते हैं और जेसन कहता है कि उन्हें जल्दी से इस शहर से बाहर निकलना होगा। जिम इस पर कहता है कि उसकी बेटी यहीं है, इसलिए वो नहीं जा सकता। जेसन कहता है कि नहीं जिम, मुझे माफ़ कर दो, वो यहाँ नहीं है। तब जेसन बोलता है कि उसकी हालत दिखाई जाए। इस पर कार की मॉनिटर में बारबरा गॉर्डन के दिल की धड़कन दिखती है और वो बिल्कुल सीधी लाइन थी, जैसे कि बारबरा गॉर्डन मर चुकी है। जिम आश्चर्य होता है और उसे समझ नहीं आता और वो पूछता है कि ये सब क्या है और उसकी बेटी पे ये लोग नज़र क्यों रखे हुए हैं। इतने में जेसन अपना हेलमेट हटाते हुए कहता है, तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो और अच्छे जासूस भी। बैटमैन अब नहीं रहा तो इसीलिए अब उसका खेल नहीं रहा। हेलमेट हटते ही जिम बोलता है, जेसन टॉड, और वो भी घबराते हुए पीछे देखता है। कैसेंड्रा केन अपना मास्क हटाते हुए उसको हाय बोलती है। जिम को तब सब समझ आ जाता है और पूछता है कि ब्रूस वेन, डिक ग्रेसन, टिम ड्रेक, बारबरा ये सब मर चुके हैं। जेसन उससे बताता है कि हाँ, और कहता है कि जब वो आखिरी बार देखा था तब डेमियन जीवित था और वो एल्फ्रेड के साथ मेट्रोपोलिस में है। जेसन ने फिर बताया कि गौथम शहर में बस वो 3 लोग ही जिंदा हैं। इस पर जिम उससे पूछता है कि उसे क्यों मॉनिटर किया गया है। जेसन बताते हुए कि ब्रूस सोचता है कि आप उसके परिवार हो और वो अपनों के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए आप पर हर जगह नज़र रखा गया। जिम कहता है कि ये कार गलत भी हो सकता है, मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। जेसन बोलता है कि ये सही नहीं होगा, लेकिन मैं आपकी बात समझता हूँ। वो तीनों जिम की बेटी के पास पहुँचते हैं। जिम अपनी बेटी के शरीर देखकर जोर से रोने लगता है। कैसेंड्रा उसको उठाती है और कहती है, ये रोने का वक्त नहीं है, उन सबको वहाँ से चलना चाहिए। थोड़ी दूर पर जेसन खड़ा रहता है और उसके सामने जोकर की लाश थी। वो कहने लगा, इसकी मौत मेरे हाथों होनी थी। तब उसने जोकर की लाश को बैटमोबाइल के आगे बोनेट पर बांध दिया और वो लोग वहाँ से दूर चले गए। जिम अपनी बोतल से पीते हुए जेसन से कहा कि तुम्हें पता है नहीं कि पागलपन है। जेसन बोला कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे ब्लेम मत करो, ये क़यामत की रात है। और वो लोग गौथम से चले जाते हैं। ब्लड हेवन वायरस का तीसरा दिन। जेसन अपने दूरबीन से देखता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ एक बिल्डिंग को घेरे खड़े रहते हैं। इस पर कैसेंड्रा बताती है कि उसके अंदर जिंदा लोग फंसे हुए हैं। जेसन कहता है कि हम लोग को चलना चाहिए और किसी जगह छुपना होगा। गॉर्डन नहीं मानता है। जेसन उसकी बात सुनकर बैटमोबाइल को ऑर्डर देता है कि सारे सुरक्षा नियम को तोड़ दो। उसके बाद बैटमोबाइल से एक ही बार में कुछ मिसाइलें निकलती है और वो सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देती है। और उसके बाद बैटमोबाइल उनके ऊपर से बचे हुए को मारते आगे निकलती है। कार एक गैरेज को सिग्नल देता है और वो खुलता है और वो लोग गैरेज के अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर जाते ही दरवाज़ा फिर बंद हो जाता है। अंदर में स्कूल बस रहता है और वहीं कुछ बच्चे रहते हैं। इस पर जेसन बच्चों को बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, हम अच्छे लोग हैं। इस पर गॉर्डन धीरे से बोलता है कि तुम्हें वो पागल जोकर की लाश आगे से हटा देनी चाहिए। उसके बाद तीनों ने बच्चों से बात की और अपना पहचान बताया। जिम ने पूछा कि कोई बड़ा नहीं है। इस पर उन सब में से एक ने कहा, सब जा चुके हैं और जो बचे हैं वो उस दरवाजे के पीछे हैं। जिम ने दरवाजे के हैंडल पे मेटल को बांध दिया गया था, जिससे वो ज़ॉम्बी सब बाहर नहीं आ पाए। जेसन उससे पूछा कि तुम लोग उन सबको बंद कैसे किए। इस पर वो बताती है कि एक सुपर हीरो ने इनको अंदर बंद करके गेट को जाम कर दिया और फिर वो चली गई और फिर कभी नहीं आई। क्या तुम लोग भी यहाँ से चले जाओगे? ये पूछने पे तीनों एक दूसरे को देखने लगे। कैसेंड्रा को उनके चेहरे पे चमक दिखी और वो बोली, ये हमारी अच्छी लड़ाई होगी, ये सबसे अच्छी जगह है और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जिम ने कहा। जेसन आगे बढ़ा और उसने लड़की से हाथ मिलाया जो उन लोगों की लीडर लग रही थी। हम तुम्हें यहाँ से साथ ले चलेंगे, आखिर हम साथ जो रहने वाले हैं। इसी के साथ डिसीज की कहानी कंटिन्यू रहेगी।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए कॉमिकोहॉलिक के साथ। शुक्रिया।